नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे फ्लूट के परिचय के बारे में कि फ्लूट कितने प्रकार की रहती है और कितने कितने साइजेस की और किस किस स्केल की फ्लूट्स रहती हैं। फ्लूट बांसुरी देखें, आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ये वाली सबसे बड़ी, देन उससे मीडियम छोटा और उससे छोटा और छोटा। 3 साइजेस मैंने अभी आपको दिखाए हैं। तो जनरली स्टार्टिंग के अंदर बिगिनर्स को, जैसे हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, एक 8 साल से 10 साल का बच्चा कौन सी फ्लूट सीखे या ले, तो जनरली क्योंकि 8 साल से 10 साल तक के बच्चे, उनका लंग्स पूरी तरीके से अभी भी डेवलप नहीं हुआ है, तो हम प्रेफर करते हैं कि उनको छोटी साइज़ की फ्लूट, आप देख पा रहे होंगे, छोटी साइज़ की फ्लूट हम उसको देते हैं बजाने के लिए। उसमें क्या है, उनकी होल्डिंग, उनकी फिंगरिंग, क्योंकि हाथ भी अभी पूरी तरीके से बड़े नहीं होते हैं। तो 8 to 10 ईयर्स के बच्चे जो रहते हैं उनको जनरली छोटी फ्लूट से चालू करना चाहिए। इसके अंदर जैसे जैसे साइज़ इसका बड़ा होता है उसकी साउंड डीप हो जाती है, या कहें कि छोटी फ्लूट का स्वर जो है वो तीखा रहता है, ऊंचा रहता है, और छोटी फ्लूट के अंदर हमारे को प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ता है बजाते वक्त। तो जनरली हम प्रेफर करते हैं कि बच्चे स्टार्टिंग के अंदर छोटी फ्लूट से चालू करें। उसके बाद अगर वो इतने, उनके हाथ भी बड़े हैं, जनरली 8 to 10 ईयर्स के बच्चों के इतने बड़े हाथ नहीं रहते, मगर फिर भी अगर बड़े हैं, इफ़ इट इज़ दैट बिग कि वो एक बड़ी फ्लूट को संभाल सकते हों, तो फिर वो बड़ी साइज़ की फ्लूट, जो मीडियम साइज़ की जिसे कहते हैं G शार्प, A, G, इन स्केल्स की फ्लूट वो ले करके अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकता है। ये तो हुआ जो एकदम बिगिनर्स लेवल का है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि बच्चा है, बच्चे को देखने के लिए उनके पेरेंट्स, गार्डियन और जो उनको सिखा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो बैठ करके किसी अच्छे पर्सन के पास लाइव या फिर कोई भी उनको प्रोविज़न मिलता है उससे सीखें। उससे होता क्या है, एक तो उनकी फिंगरिंग वो गलत नहीं होती। जैसे यहाँ ऐसे फिंगरिंग रखनी है, तो वो जब तक हम बैठेंगे नहीं, किसी के सामने नहीं बैठेंगे, तो पता नहीं चलेगा कि आप फिंगरिंग ठीक भी रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि जब चालू करें तो आप बांसुरी में किस तरीके से आप बोल रहे हैं, मतलब फूंक रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, वो ठीक हो, और फिर आपकी फिंगरिंग ठीक हो। अच्छा, कई लोगों का प्रश्न ये आता है कि क्या 4 साल के 5 साल के बच्चों को भी चालू मतलब कर दें फ्लूट सिखाना? तो जनरली तो 4 से 5 साल के बच्चों में अभी भी इतना ब्रेन डेवलप नहीं होता। हालांकि बहुत सारे बच्चे अभी 4 से 5 साल की उम्र के अंदर बजा रहे हैं और अच्छा बजा रहे हैं। तो ये किस लिए है? क्योंकि उनकी एक रुचि है, और रुचि उनको फिर कुछ भी करा सकती है। आप भी एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर उतनी रुचि है फ्लूट के लिए, बांसुरी की साउंड के लिए, तो आप प्लीज़ उनको प्रेफर करें कि एक अच्छे पर्सन के पास, एक गुरु के पास, एक टीचर के पास भेजें। पहले तो उनको देखने दें कि ये क्या उनके हित में भी रहेगा, मतलब
उनकी बॉडी के हिसाब से, उनकी फूक के हिसाब से, क्या वो उनके लिए फीजिबल है बजा पाना। अब अगर वो बजा सकते हों तो बहुत ही बढ़िया। तो ये तो एकदम जैसे 4 to 5 इयर्स के बच्चों के लिए है। और साथ ही साथ उनको भेजें सिंगिंग क्लासेस के अंदर। कारण क्या है सिंगिंग क्लासेस में भेजने के लिए? जब सारे गामा पाधा नीसा या सानी, मतलब जब हम इस अलंकार को प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे स्वर सेट हो जाते हैं, दिमाग में उनका एक विवरण आ जाता है कि ये स्वर यहाँ पर लगता है। नोटेशंस सा रे गामा पादा नीसा सा नी दा पा मा गा रे सा। अब जब हम फ्लूट में जब ट्रांजिशन होकर के फ्लूट बजाना चालू करते हैं तो उसमें भी एक हेल्प मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जैसे शास्त्रीय संगीत है तो उनकी जो श्रुति है या कहें कि किस तरीके से उसके अंदर नोट का लगना है, तो जैसे अगर सिंगिंग कभी सीखा हो किसी ने तो उनको मालूम रहता है कि हाँ उन्होंने ठीक गाया है या नहीं गाया। तो आप ये चीज़ सिंगिंग अगर उन्होंने सीखी थोड़ी बहुत तो उनको एक और फ़ायदा मिलता है कि जब बांसुरी लेने जाते हैं, अब इसी से आगे जुड़ कर के एक चीज़ आती है कि हम बांसुरी लें तो कहाँ से लें। तो ये भी बहुत नेसेसरी है। सिर्फ यही नहीं कि छोटी फ्लूट कहीं से भी ले ले, उसका ट्यून में होना और सुर में बजना ये भी बहुत नेसेसरी है। क्योंकि आपको पता चले कि आपने एक गलत प्रैक्टिस कर ली तो फिर वो गलत प्रैक्टिस को वापस से सही कर पाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ज़रूरी यह है कि हम एक तो अच्छे टीचर के पास जाएं, सीखें, और दूसरा ये कि जब फ्लूट लें तो थोड़ी नॉलेज हो कि म्यूज़िक, वो अगर मान लो कहीं पे लेने जाते हैं, अगर उनको नहीं बजाना आता तो किसी अपने बड़े को ले जा कर के जो सिंगिंग म्यूज़िक या उसके परिचय हैं, फ्लूट ही बजाते हों, तो उनको ले जा कर के दिखा सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है, हम ऑनलाइन मंगवा सकते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से, मगर उसमें होता यह है कि वो कभी भी कुछ भी ऐसी चीज़ आ सकती है वहाँ पर जो खिलौना टाइप हो। अब उससे हमारा म्यूज़िकल पर्पस फुलफ़िल नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप सारेगामा पाधा नीसा सा नी धा पा मा गा रे सा आपने किया है सिंगिंग के अंदर, तो और आपने फ्लूट में बजाया तो आपको वो पता चल जाएगा तुरंत कि इसके अंदर जो धैवत है या धा है, इसमें पा है, मा है, गा है, वो ठीक नहीं आ रहा, सुंदर नहीं लग रहा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप पहली अपनी फ्लूट लें, चाहे वो छोटी ही हो, तो आप चयन कराएं उनसे जो जिनको उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो। ऐसे ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ना ले लें, क्योंकि होता यह है कि आने के बाद फिर आपको आ जाता है, आने के बाद आप उस पर ही प्रैक्टिस करने चालू कर देते हैं। जब चालू कर देते हैं तो होता यह है कि आपको नहीं मालूम होता कि आप गलत प्रैक्टिस कर देते हैं, और जब गलत प्रैक्टिस आप कर दिए उसके बाद जब आपको पता चलता है ये सही है, ये प्रैक्टिस करना सही नहीं था और ये सही है, तो फिर आपको जो ट्रांजिशन में टाइम पीरियड लगेगा वो डिपेंड करेगा आपकी इंटरेस्ट पे। कई लोगों का तो इंटरेस्ट भी खो देते हैं वो लोग। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी यह है कि आप जाएं किसी एक पर्सन को लेकर के जिनको म्यूज़िक के बारे में नॉलेज हो, तो आप लेकर के जाएं उनको और उनसे सिलेक्शन कराएं, और फिर आप अपनी प्रैक्टिस इसमें चालू कर सकते हैं। बहुत तरीके के प्राइजेस के अंदर फ्लूट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। मैं नहीं कहता कि बहुत महंगी लीजिए या बहुत सस्ती लीजिए। जौन सी फ्लूट में आपको लगता हो कि स्वर अच्छे आ रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करवाएं अपने बच्चे के लिए। जब एक बार आपने इंस्ट्रूमेंट ले लिया, उसी इंस्ट्रूमेंट पे आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है, रोज़ बच्चे को उसी इंस्ट्रूमेंट को लेकर के जाना है, आना है, तो वो उसी के साथ अब इट्स काइंड ऑफ लाइक लिविंग विद इट। तो जब आप उनके साथ उस इंस्ट्रूमेंट के साथ जीना चालू कर देते हैं और फिर पता चलता है कि यार इंस्ट्रूमेंट में ये खराबी थी, तो फिर कहीं ना कहीं बच्चे के अंतर्मन में एक हिट होता है कि एक अच्छा फ्लूट लेना चाहिए। तो बेटर ये है कि पहले ही बार के अंदर क्यों ना हम जा कर के
एक अच्छी जगह से, अच्छे गुरु से सिलेक्ट करवाएं, और जब सिलेक्ट हो जाए तब फिर सीखें भी उसको अच्छी तरीके से। फ्लूट सीखने के, बांसुरी सीखने के बहुत अपने आप में बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? हम सबको मालूम है कि जितनी ब्रेथ 1 मिनट में हम कम लेते हैं, द नंबर ऑफ ब्रेथ्स विच वी टेक इन अ मिनट, इफ इट गेट्स लोअर एंड लोअर, वी आर टेंड टू हैव लो ब्लड प्रेशर, हमारा रेस्पिरेशन रेट अच्छा रहता है। और आपको मालूम ही है, जैसे एक रैबिट ऑलमोस्ट 30 to 60 टाइम्स ब्रीथ करता है इन अ मिनट, उसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 1 to 1.5 2 years होता है। ऐसे ही डॉग, वो बहुत जल्दी सांस लेते हैं, तो उनका एवरेज ब्रेथ अराउंड 15 to 20-25 तक रहता है। तो they also live a life up to like 10 to 15 years. Then if you go further to tortoise, उनका number of breath almost 3 to 4 होता है in a minute, and they live up to like 150 plus years. Likewise we are humans. तो हमारा ब्रेथ काउंट ऑलमोस्ट लाइक 10 to 15, मतलब 13 to 15 बोलते हैं एवरेज। फ्लूट बजाने से हमारा ब्रेथ कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैसे? क्योंकि हम इसमें लॉन्ग नोट्स की प्रैक्टिस करते हैं। जब लॉन्ग नोट्स की प्रैक्टिस करते हैं, लॉन्ग नोट्स मतलब एक नोट को लगातार लंबा बजाना। जब हमने लंबा उस नोट को बजाया, ऑलमोस्ट लाइक 15-20 सेकेंड्स बजाया, तो आप देखेंगे कि 1 मिनट में तो 3 ही ब्रेथ हुआ, 4 ही ब्रेथ हुआ। मगर वो तो सिर्फ आप प्रैक्टिस करते हुए टाइम बजाते हैं। जैसे दिन के अंदर आपने 2 घंटा रियाज़ किया या 1 घंटा रियाज़ किया या किसी ने आधा घंटा रियाज़ किया, और उसमें भी लॉन्ग नोट्स पता नहीं बजा रहे हैं नहीं बजा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने एक डेडिकेटेड टाइम पीरियड बांध लिया कि आपको लॉन्ग नोट्स की प्रैक्टिस करनी है, फ्लूट लेने के बाद, अच्छे फ्लूट लेने के बाद आपने प्रैक्टिस करना चालू किया, और उन्होंने बताया, आपके गुरु ने या हमने जैसे यहाँ पर बताया कि आपको लॉन्ग नोट्स की प्रैक्टिस करनी है। जब आप लॉन्ग नोट्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ब्रेथ नंबर ऑफ काउंट इन अ मिनट will go down to almost 3 to 4 times. So this will result into the lifespan, like average expectancy, आप उसको क्रॉस कर जाएंगे। तो यानी कि एक चीज़ और हुआ बेनिफिट, लाइफ स्पैन भी बढ़ा। दूसरा, when we are playing for long notes, these long notes, when we are playing them, so what happens in our system, we go in a meditative trance. अब प्रैक्टिस किया, 1 घंटा आपने लॉन्ग नोट्स प्रैक्टिस किया, हर एक नोट को आपने 2-2, 3-3, 4-4 मिनट बजाया, 5-5 मिनट बजाया। तो जैसे हमको सबको मालूम है, नेचुरल नोट्स आर 7, सारे गामा पा धा नी। हर एक नोट पे दिया तो 5 मिनट्स के अकॉर्डिंगली 35 मिनट्स हो गया। जैसे अगर हम एक रियाज का स्केड्यूल बनाएं, स्टार्टिंग की बात कह रहा हूँ मैं, एकदम बिल्कुल बिगनर, तो उसको करना क्या चाहिए? ज़रूरी नहीं है कि हमको बहुत जल्दी आगे चल करके भागना है। नेसेसरी इज़ टू गो इन अ सिस्टमैटिक मैनर। और जैसे मैंने बताया कि इसका बेनिफिट क्या होता है, यू गो इन अ मेडिटेटिव ट्रांस, लाइफ स्पैन बढ़ा, मेडिटेटिव ट्रांस में गए। हाँ, लाइफ स्पैन तभी बढ़ेगा जब आप लॉन्ग नोट्स करेंगे। ऐसे ही कि बजाते रहें, कोई धुन बजा ली या वो कुछ कर लिया, तो उसके अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा हो। तो ये तो हुए 2-3-4 फ़ायदे। फ्लूट कहाँ से लेना चाहिए? जैसे मैंने बताया आपको, किसी एक पर्सन को ले जाइए साथ के अंदर और उनसे चेक करवाइए, जिनको मालूम हो ऑफ कोर्स, या जिनसे ले रहे हैं आप उनसे बजवा करके देखिए, वो भी गाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेजेस प्लीज़ ना करें। कारण क्या है, ऑनलाइन परचेज करने के बाद फ्लूट जो आती है उनमें अगर गड़बड़ी रहती है तो हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट? एटलीस्ट आप किसी फिजिकल वेंडर के पास जा रहे हैं लेने के लिए, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि इन फ्यूचर ऑल्सो यू कैन विजिट देम एंड आस्क देम दैट दिस इज़ द थिंग,
प्लीज़ कैन यू प्लीज़ रिपेयर इट फॉर अस। तो बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे रहती हैं उससे। अच्छा, व्हेन यू गो टू सम पर्सन हु नो कि दैट दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट एंड हाउ इट इज़ बीइंग मेड। अच्छा, एक और कमाल की बात यह है कि किस मेकर से लें, ऐसे ही किसी भी मेकर से, मतलब देर आर मेनी थॉट्स ऑन इट कि यहाँ से लेना चाहिए, वहाँ से लेना चाहिए, बट एज माई जर्नी हैज़ बीन, वो ये है कि वी नीड टू गो टू दैट पर्सन हु नो हाउ टू प्ले द फ्लूट एंड नॉट ओनली जस्ट प्ले, ही नोज एंड ही, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको मतलब वो ही इज़ अ परफॉर्मर और समवन, बट उनको उनको सीखा हुआ हो, तो उनको क्या है मालूम रहता है कि नोट्स की ट्यूनेशन। जैसे आप देख रहे हैं, अगर मैं ये वाली फ्लूट लेता हूँ, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये ब्लोइंग होल है और ये 6 हमारे फिंगरिंग होल्स हैं। दिस इज़ नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक बेस फ्लूट, जी स्केल फ्लूट। अब इसमें देख पाते हैं आप यहाँ पर, जैसे आपको सभी को स्टार्टिंग में हमने बताया है कि ये पा का हमारी होल्डिंग रहती है, ये धैवत रहता है। अब देखें, ये पा है, ऑल क्लोज इज पा, व्हेन वी टेक वन फिंगर अप देन इट बिकम्स धा। अभी मैं हटा लेता हूँ अपने फिंगर्स को, जैसे मैंने हटा लिया, ये पा का होल हो गया, ये धैवत का होल हो गया। अभी देखें इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, एंड देन फिर इसके बीच में कितना डिफरेंस है। ऐसे ही आपको सबके डिफरेंसेस पता चलते होंगे, जैसे मेरी फ्लूट में आपको अभी विजिबल होंगे। तो क्या होता है, इसी के बेसिस पे आपके नोट्स की ट्यूनेशन होती है। तो हमको देखना है वहाँ पर जाते हुए कि पा और धा के बीच में कहीं जो आपकी डिस्टेंस है वो बहुत कम तो नहीं है, क्योंकि क्या है, जिस तरीके से ट्यूनेशन होती है। अच्छा, ट्यूनेशन के लिए भी एक अलग सिनेरियो है। जैसे हम नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सिखाते हैं, तो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में वी हैव हार्मोनिक एंड टेम्पर्ड ट्यूनिंग। हार्मोनिक ट्यूनिंग वी प्रेफर, टेम्पर्ड ट्यूनिंग इज़ फॉर वेस्टर्न म्यूज़िक। तो इसीलिए अब इतना डिटेल में नहीं जाते हुए, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ ऊपर से बताना है, तो पा और धा के बीच के अंदर आपको जो डिस्टेंस देखना है वो ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद ये जितना सीधा होगा, मतलब इसके अंदर भी क्या होगा, अगर आप बड़ा फ्लूट लेने जाते हैं, जनरली छोटी फ्लूट्स तो आपको सीधी मिल जाती हैं, मतलब एकदम सीधी बनी हुई हैं, उसमें कोई टेढ़ापन नहीं है। तो हमको देखना है कि ये कितना सीधा है बांस। अच्छा, नेसेसरी नहीं है कि सारे ही सीधे बांस ही अच्छे होते हैं, कुछ अगर उसके अंदर थोड़ा सा टिल्टपन भी है तो हो जाता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी नेचुरल, इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ बैम्बू, नथिंग इज़ बीइंग एडेड ऑन इट व्हेन वी आर ट्यूनिंग। तो इसके अंदर से वो सिर्फ सुराख हुए हैं, देखिए। और इसके पीछे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हम कॉर्क में, आपको शायद दिख पाएगा, नहीं पाएगा, शायद नहीं देख पाएंगे, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉर्क रहता है, जिससे कि हम इसको क्लोज कर देते हैं और फिर ये ब्लोइंग होल हमारा आ जाता है। ठीक है, ये ब्लोइंग होल के पीछे हमारा कॉर्क रहता है, जिससे कि हवा जो है वो इस साइड की तरफ से ना निकल के सारी इस तरफ रूट करे। सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज़ को बंद करता है, और बाकी इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हमने ऐड किया जो ट्यूनेशन के अंदर हमारे को हेल्प करता हो। मतलब दिस इज़ वेरी नेचुरल। तो क्या होता है, जैसे हीट बढ़ती है तो दिस टेंड्स टू गो हाई। अब कुछ लोग जानते होंगे पिच के बारे में, तो जैसे अगर आप किसी कोल्ड एनवायरनमेंट में जाते हो तो स्वर क्या होगा इसका, जब आप बजाओगे तो नीचे हो जाएगा,
अगर आप किसी हॉट एनवायरनमेंट में जाते हो, हॉट वेदर में जाते हो, तो इसका स्वर जो है वो चढ़ जाएगा, तो वो नेचुरल रहता है। विद टाइम इसके अंदर टिल्टनेस भी आती है, क्योंकि बैम्बू है, सूखता है तो वो धीरे धीरे कोई भी चीज़ जो नेचुरल रहेगी उसके अंदर टिल्ट आएगा सूखने के बाद। ये तो हुआ आपका 2-3 चीज़ें जो मतलब नेसेसरी हैं आपको देखने के लिए। मैंने बताया 4 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए, उनके लिए प्रेफरेबल है, इवन 8 to 10 के बच्चों के लिए भी प्रेफरेबल है कि दैट दे गो एंड टेक द सिंगिंग क्लासेस, एंड ऑल्सो इफ दे हैव इंटरेस्ट दैट आई ओनली वांट टू लर्न फ्लूट, सो दे कैन गो and only like start with flute, but it will be added advantage if they go and learn the singing also, because this will help when we are playing flute. Because see, when we are playing flute there is no there is no words, but when we are thinking about the words, we are thinking about the notations. So अगर आपने सिंगिंग सीखा होगा थोड़ा बहुत, तो आपको क्या होगा, उसके अंदर आसानी होगी, कनेक्ट करने में आसानी होगी, स्वर को जानने में आसानी होगी, और फिर आपकी जर्नी बहुत स्मूथ होगी। ऐसा नहीं है कि आपने अगर सिंगिंग नहीं सीखी तो आप नहीं सीख सकते हैं फ्लूट को, मगर वो एक एडेड एडवांटेज रहती है कि अगर आप थोड़ा सा सिंगिंग सीखे हो, क्योंकि आपको मालूम है कि सा ऐसे लगेगा, रे की यहाँ प्लेसमेंट है, गा की यहाँ प्लेसमेंट है, माँ की, पा की, धा की, नी की। इसी तरीके से जब आप फ्लूट बजाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, प्रेशर इतना हमारे को ज़्यादा देना है, हमारी फूक के अंदर कहाँ कमी हो रही है। क्योंकि सिंगिंग में जिस तरीके से, अच्छा, व्हेन वी आर प्लेइंग फ्लूट, वी आर नॉट प्लेइंग फ्लूट फ्रॉम आवर चेस्ट, वी आर यूजिंग मोस्टली आवर डायफ्राम। तो यहाँ हमारे चेस्ट के नीचे, लंग्स के नीचे डायफ्राम होती है, जिससे हमारी फ्लूट प्ले की मतलब ब्रेथ जो है वहाँ से कंट्रोल करते हैं जब हम बजाते हैं। तो वही चीज़ इस्तेमाल होती है हमारी सिंगिंग के अंदर। तो आपको एक अंदाज़ा रहता है कि हाँ, इस स्वर के लिए इतना हमारे को प्रेशर लगना है, तो हमारे को बहुत ईजी हो जाता है। सो ये तो था हमारा कि हमको कहाँ से प्रोक्योर करना चाहिए, कहीं से जहाँ से नहीं करना चाहिए, कब चालू करना चाहिए, कैसे चालू करना चाहिए, ये बिगनर्स के लिए हो गया। अब जब आ जाते हैं हम थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पे, जहाँ पर मतलब एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एज, जब आप बड़े हो जाते हो तो वेरी मच necessary that you go and sit in front of a guru to learn this, because face to face what we learn, what a guru can impart to you will be totally different as we are talking now, as from what we are talking now. So when you reach to the intermediate level, and if you're really serious about it, so please visit a guru, a teacher. It's not necessary that he only plays flute. He or she can be a singer also. He or she can guide you that this note which you are playing is in tune or not in tune. So first foremost is to be in tune. And किस तरीके से ट्यून में रह सकते हैं? Only way is practice. And what practice? Long notes, standing notes, so that you understand that this is where I am, what pitch I am playing in, whether it is going sharp or whether it is going flat. You should hear, and it comes with time. There is no midway path. You just need to do the practice. उनके लिए फ्लूट बहुत सारे अवेलेबल मतलब बेस लेवल में है। जैसे हम जानते हैं इन वेस्टर्न म्यूज़िक वी कॉल द सिस्टम A B C D E F G।
देन वी स्टार्ट विद A B C. लाइक अगर आपने पियानो देखा हो, हारमोनियम देखा हो, तो वाइट keys will start from C, then D, then A, B, C, D, likewise. And what will be the sharps? मतलब कौन से नोट होंगे किनके sharps रहते हैं? C has a sharp, C sharp. D has a sharp note, that is D sharp. E doesn't have any sharp note. F has a sharp note, that is F sharp. G has a sharp note, that is G sharp. A, B, C, D, E, F, G. Then A has a sharp note, A sharp. B doesn't have a sharp note. This is the C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, and then C. This makes a cluster of 12 notes. C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, and then B. Then again we come at C, so it is same. So from C to B it will be 12 notes. What are the sharp notes? C sharp, D sharp, F sharp, G sharp, and A sharp. What are the natural notes? C, D, E, F, G, A, B, C. Okay, this is like Western notations. अभी उन्हीं स्वरों के लिए हमारे पास अलग अलग पिच की फ्लूट्स रहती हैं. लाइक दिस इज अ जी स्केल फ्लूट, दिस इज अ ई स्केल फ्लूट, लाइकवाइज दिस इज अ स्मॉल डी फ्लूट. अभी आप बोलेंगे कि डी की एक बड़ी भी हो सकती है. हाँ, वी विल कॉल इट बेस फ्लूट. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जितना हम इसका साइज़ बड़ा करते जाएंगे इसकी आवाज़ और गंभीर और भारी होती चली जाएगी, और जितना साइज़ इसका हम छोटा करते जाएंगे, जैसे ये छोटी साइज़ की फ्लूट है इन द राइट हैंड विच आई एम शोइंग, दिस इज़ अ स्मॉल डी स्केल फ्लूट, सो द पिच इज़ हाई इन इट फॉर डी स्केल. Likewise, we can have a bass flute. We can call it D bass flute. We have a E bass flute, and then we can have a small E. Likewise, we have bass flutes and small flutes for the same scale. तो अब जब intermediate level पे हो तो we prefer कि you start with a little bigger flute than small one, like the D. Why? Because this is little sharper also, and you are not going to play it for a classical music. You can use it in a classical concert, or you can see many players are using in classical concerts small flutes also, but they are not playing it for a deeper raga, because deeper raga is more close to like when we are playing a deep raga music. We need to have a bass and also a touch of the highs. मतलब हमारे को उसके अंदर चाहिए कि हम बेस में भी सुनाई दे और हमारे पे उसके लिए इजीली शार्प्स भी अवेलेबल, मतलब शार्पर साउंड भी हमारे पास अवेलेबल हो. तो स्टैंडर्ड पिच फॉर इंडियन क्लासिकल, फॉर नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज ई. But we can start with like in intermediate level, मतलब for the from the point of view of age. अगर उनका हैंड बड़ा है, बच्चों का किसी जो चालू कर रहे हैं, मतलब 11, 12, 13, 14 साल, 15 साल अगर वो चालू करते हैं, तो they can start with a G or a G sharp scale. This has a little bigger like holding, and also it's more feasible because it has both bass notes also and highs also, so you can have like feeling of a voice kind of thing. So this is for the intermediate level from 10 to 15 years of age. And then same like what I've said earlier, that you need to go and sit with the person who knows about it, who can tell you that whether you are in tune or not. Because what happens is we do wrong practice, and after doing wrong practice, when we go to a person and tell to them that what we have done is this,
then he is like very like shattered and like in himself that you have done wrong practice. And when you have done wrong practice, you need to correct it. And when you have to correct it, you need to have more, like you need to put more input of yourself. Or that can also take a long journey. Like what you could have achieved in a year, then you would take another year for that. It's like failing in a class. Learn 2 into 4 as 5. You understand? When we learn it correctly. And if you have learned it wrong, like 2 into 4 as 5, someone will say that you go and sit in class 1 and learn the table of 2. Or in class 2. I mean, in whichever class it is being taught. So, अब ज़रूरी है क्या एक अच्छे गुरु को ढूंढना और उनके साथ बैठ करके सीखना. ये हो गया इंटरमीडिएट लेवल. तो आपने ये देखा कि हम किस तरीके से फ्लूट को चयन करें. सेम थिंग कि भाई आप प्रोक्योर करने जाते हैं तो आप जाइए, खुद सिलेक्ट कीजिए, सुनिए उस चीज़ को, क्योंकि दिस इज़ योर इंस्ट्रूमेंट. अभी अगर शर्ट लेने जाएंगे, पैंट लेने जाएंगे, तो देखेंगे ना जाकर कि हम कैसा अच्छा लगता है नहीं लगता है. तो ज़रूरी क्या है कि हम जाएं और देखें कि हमारे को साउंड हम जब बजाते हैं तो हमारे को साउंड अच्छा आता है नहीं आता है. अगर साउंड नहीं आएगा अच्छा, तो आफ्टर अ लिटिल टाइम यू विल नॉट फील गुड. तो बहुत नेसेसरी है साउंड अच्छा हो, ट्यून में हो. और जब सीखने जाएं तो आप अच्छे पर्सन से, अच्छे गुरु से सीखें. ये चीज़ थोड़ी बहुत हुई जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारे को प्रोक्योर करनी चाहिए, कहाँ से प्रोक्योर करनी चाहिए. और देयर आर वेरी ग्रेट प्लेयर्स who are also makers also for the flute. You can reach out to them, ask them, take their permission. Parents भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, and they will guide you because they know the ins and outs of the instrument. So this was the story for like small introduction for how what is the process like that. अभी थोड़ी देर हम राग भीम पलासी का मैं आपको आरोह अवरोह और उसके अंदर किस तरीके से चलन रहता है तो वो मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूँ या बताता हूँ. Again.
once again. So in Aro Avro there are two कोमल स्वराज, दो कोमल स्वर हमने इस्तेमाल किए इसमें, नी और गा। कैसे आरोह है इसका? नी जो कि कोमल है, सा, गा कोमल, देन मा, देन पा, देन नी कोमल एंड देन सा। जाते वक्त आरोह के अंदर हम रे को नहीं बजाते हैं और धैवत को नहीं बजाते हैं, मतलब नी सा गा मा पा नी सा। और अवरोह में आते वक्त हम सारे स्वरों का इस्तेमाल करते हैं, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इसमें कितने स्वर शुद्ध हैं? सा, रे, मा, पा, धा। कौन से स्वर जो कोमल हैं? वो है नी और गा। तो मैं इसको फिर दोबारा एक बार आपके लिए आरोह अवरोह बजाता हूँ। ये हुआ भीम पलासी का आरोह अवरोह। इसके अंदर मा और सा वादी संवादी रहते हैं, प्रोमिनेंट एंड सब प्रोमिनेंट नोट। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर आलाप आपको बताता हूँ।
तो ये था कुछ थोड़ा आरू अबरू के बाद आलाप का आउटलाइन. Bye bye to all of you, and we will meet again soon. Take care.